Morning to all dear student. Today I am going to teach you about the pharmacotherapeutics. क्योंकि आप लोग का स्पेशल बैक एग्ज़ाम भी आ गया है ना, उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो है ये, रिलीज़ कर रहा हूँ, जल्दी आपको दूसरा वीडियो भी अवेलेबल करा दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट, देर नहीं करते हैं, है ना। क्या है, व्हाट इज़ द डिस्क्राइब फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स है क्या, एंड स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि फार्माकोथेरेपेटिक्स है क्या। ठीक है, तो तो फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है गाइस, इट इज़ मेड अप ऑफ दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ये। ठीक है, पहला है फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, एंड थेरेपी जिसका मतलब होता है सिस्टम टू अप्लाई। ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, जिसका मतलब पहला फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, एंड थेरेपी मीन्स होता है सिस्टम टू अप्लाई। ओके, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिजीज, their causes, and the process of causes, development, symptoms, treatment within the help of drug and changes in lifestyle। ठीक है, यानी कोई भी डिजीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उसका कॉज क्या है, क्यों हुई है, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे ये स्प्रेड हुई, किस एज ग्रुप में स्प्रेड हुई है, किस पर्टिकुलर एरिया में हुई है ना। जैसे कोरोना की बात करें, ठीक है, तो कोरोना क्या हुआ था कि किस कैसे था, एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, फिर क्या, किसको ज़्यादा हो रही थी, डायबिटिक वाले जो पेशेंट हैं उनको ज़्यादा ये इफेक्ट कॉज कर रही थी, डायबिटिक बीपी के पेशेंट जो है ना। सिम्टम क्या था, सर्दी जुकाम, है ना, बुखार। ठीक है, ठीक, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो फिर प्रिकॉशन था, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, है ना। जितना हम प्रिकॉशन कर पा रहे थे, जितना हम काढ़ा का यूज़ कर पा रहे थे, ठीक है, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। ठीक है, ऑल दीज आर कम इन द कैटेगरी ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, तो दे ओवरऑल आप कह सकते हैं कि फार्माथेरेपेटिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिजीज, देयर कॉजेज एंड process of causes, development, symptom and treatment with the help of drug and change in lifestyle। ओके, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, एंड थेरेपी मीन्स सिस्टम टू अप्लाई। ओके, होप समझ में आ रहा होगा। नाउ कम टू द स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स का स्कोप क्या है, यानी अगर कोई पर्सन को फार्माकोथेरेपेटिक्स का नॉलेज अच्छा हो गया तो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन हैज़ नॉलेज अबाउट फार्माकोथेरेपेटिक्स कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, अगर आप फार्माकोथेरेपेटिक, क्योंकि हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, अगर अच्छा नॉलेज होगा तो आप ट्रीटमेंट के फील्ड में काम कर सकते हैं ना। कि आज जो पर्सन अच्छा डायग्नोसिस कर पाएगा वही क्या कर पाएगा, अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएगा। ठीक है, तो फॉर गुड डायग्नोसिस यू मस्ट हैव टू गुड फार्माकोथेरेपेटिक्स। क्लियर। नाउ सेकेंड पॉइंट है, पर्सन हैज़ नॉलेज person has knowledge about pharmacotherapeutic can work in the field of डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। फार्माकोथेरेपिक नॉलेज तो कहाँ पे वर्क करेगा, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में वो काम कर सकेगा। नेक्स्ट है, अ पर्सन हैज नॉलेज अबाउट फार्माकोथेरेपेटिक्स प्रोवाइड अ फाउंडेशन लेवल फॉर एडवांस स्टडी इन द फील्ड ऑफ डिजीज एंड दियर कॉजेज। ठीक है, डिजीज़ क्या है, उसके कॉजेज क्या, उसमें क्या कर सकेगा, ईजी में वो वर्क कर सकेगा। पर्सन हैज़ नॉलेज about pharmacotherapeutics can prevent himself and other from being sick by getting changes in the lifestyle and diet। भाई अगर आपको अच्छा नॉलेज होगा डिजीज़ के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को भी क्या करेंगे, डिजीज़ से बचा सकेंगे, और अपने आसपास के लोगों को भी। कैसे, ज़रूरी नहीं कि हम मेडिसिन लेके ही बचा पाए अपने आप को। अगर डिजीज़ से फ्री रहना है तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस ला के चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम डिजीज़ से प्रिवेंट हो सकते, बच सकते हैं, है ना। गेटिंग चेंजेस इन लाइफ स्टाइल एंड डाइट, और अपने डाइट में। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ की बात करें, आज की डेट में बहुत कॉमन डिजीज़ है। तो डायबिटीज़ से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, डाइट में जो नाइट के टाइम में अगर हम चावल खाना बंद कर दें, ठीक है, और आफ्टर टेकिंग फूडिंग
मतलब मॉर्निंग में फूड किया, शाम को भी फूड लिया, तो हम वॉक करना शुरू करें, ठीक है, प्रॉपर डाइट लें, सैलड वगैरह का यूजेस करें, तो हम क्या करेंगे, ये सब प्रॉब्लम से बच के रहेंगे, है ना। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। ओके, नेक्स्ट है, अ पर्सन हैज़ नॉलेज ऑफ फार्माकोथेरेपी कैन मेक अ कम्युनिटी हेल्दी। जिसको भी अच्छा नॉलेज है वो अपनी कम्युनिटी यानी मीन्स जिस एरिया में रहता है आसपास के लोगों को अच्छे से चीज़ों के बारे में अवेयर कर सकता है। द पर्सन हैज़ नॉलेज अबाउट फार्माकोथेरेपी कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, कि डिजीज़ कहाँ क्या फैली है उसके रिगार्डिंग वहाँ जाके लोगों को अवेयर कर सकता है। ठीक है, एंड लास्ट है, द पर्सन हैज़ नॉलेज अबाउट फार्माकोथेरेपी कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग। भाई अब डिजीज़ के बारे में आइडिया लग गया कैसे क्या है, देन उसके अकॉर्डिंग आप नई ड्रग का रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अभी हम लोग ने जो पढ़ा कि व्हाट इज़ अ फार्माकोथेरेपेटिक्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स एंड एसेंशियल मेडिकल लिस्ट कॉन्सेप्ट। कि फार्माकोथेरेपेटिक्स का है क्या, यूजेस क्या है और एसेंशियल मेडिसिन क्या है। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है फार्माकोथेरेपेटिक्स का। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल मीडिया मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी अगर आपको डिजीज़ के बारे में अच्छा नॉलेज होगा तो मार्केट बहुत से मेडिसिन अवेलेबल है, बट कुछ मेडिसिन बहुत कॉस्टली है, कुछ का क्या लो कॉस्ट में है, तो लो कॉस्ट में भी आप अच्छी मेडिसिन का यूज़ करके डिजीज़ से बच सकते हैं। तो अगर आपको फार्माकोथेरेपिटिक्स नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना, एकदम बहुत ही सरल ढंग से बहुत ही कम पैसों में चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड रिसर्च बेस्ड ड्रग थेरेपी, सेकेंड चीज़ क्या है, वही ड्रग्स आप पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे जो रिसर्च बेस्ड होगा। ठीक है, थर्ड है, टू प्रमोट रेशनल यूजेज ऑफ ड्रग, टू प्रमोट रेशनल यूजेज ऑफ ड्रग का मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू प्रोवाइड राइट ड्रग टू द पेशेंट in appropriate doses for appropriate time period which is suitable for clinical requirement at lowest cost। यानी अगर रेशनल यूजेज ऑफ ड्रग की बात करें तो रेशनल यूजेज ऑफ ड्रग शॉर्ट फॉर्म में भी कई बार पूछ लेता है कि डिफाइन रेशनल यूजेज ऑफ ड्रग, ये क्या है, रेशनल यूजेस है क्या। ठीक है, तो रेशनल यूजेस ऑफ ड्रग का मतलब ही होता है कि सुटेबल मेडिसिन प्रोवाइड की जाए पेशेंट को अकॉर्डिंग टू दियर सिम्टम्स। ठीक है, और कैसा हो, लोवेस्ट कॉस्ट पे हो, बहुत कम पैसे में एकदम सही दवा रिसर्च मॉलिक्यूल के साथ पेशेंट को प्रोवाइड, दैट इज कॉल्ड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिजीज़ हमें ड्रग प्रोवाइड कराना है। ओके, नेक्स्ट है, टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड मेड्स ट्रीटमेंट। फार्माकोथेरेपिटिक्स का अच्छा नॉलेज है तो आप क्या करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो पहले से एविडेंस बेस पे होगा, है ना, कि हाँ अगर ये सिम्टम्स है तो उस कंडीशन में ये दवा देने से पेशेंट बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड बेस्ट क्वालिटी ड्रग, है ना, और फार्माकोथेरेपिटिक्स का अच्छा नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, जो दवा बहुत इफेक्टिव हो वो अच्छी क्वालिटी को वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। नेक्स्ट है एसेंशियल मेडिकल लिस्ट, है ना, तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन दैट सेटिस्फाई या कंप्लीट द बेसिक हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। यानी ऐसी दवाइयाँ जो क्या बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में लोग जहाँ रह रहे हैं कुछ दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो दवाई क्या कहलाती, एसेंशियल कहलाती हैं। ठीक है, नाउ कम टू द स्कोप ऑफ एसेंशियल मेडिकल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, है ना, कैसे आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, द सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्टिवनेस सेफ्टी ऑफ ड्रग शुड बी अवेलेबल ऑन द ड्रग। कि अगर एसेंशियल मेडिसिन है तो उसे आप सेलेक्ट करने के लिए उसमें दवा का क्या यूजेस है, ठीक है, उसकी जो इंफॉर्मेशंस है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, सारा कुछ उसमें क्या हो, उस ड्रग में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, कैसे उसको खिलाना है, ठीक है, सारा चीज़ उसमें डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द ड्रग शुड बी स्टेबल इन स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड्स।
कि भाई दवा जो है आप लंबे समय तक उसको स्टोर, यानी एक्सपायरी उसकी क्या हो, कम से कम 1 साल 1.5 साल ऐसा हो, ठीक है। जैसे पैरासीटामॉल वगैरह की एक्सपायरी लंबी होती है, 2 साल 2.5 साल ऐसा आपको मिलती है। द ड्रग शुड बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी। अब भाई इसेंशियल इट मीन्स कि उसका क्लाइमेट चेंज होने पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे सर्दी जुकाम बुखार की जो मेडिसिन है ना, ऑल दीज आर कम इन द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। द बेस्ट अमंग्स टू और मोर सिमिलर ड्रग इन कंपेरिजन ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी, कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, क्वालिटी वाइज पे बेसिस पे बात करें, अगर हम उसकी सेफ्टी की बात करें या कॉस्ट की बात करें या उसके इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, सारे क्राइटेरिया पे वो दवा क्या हो, 100% फुलफिल करे। ठीक है, तो ऑल ड्रग आर कम इन द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ओके, नाउ करंट मेडिकल मेडिसिन लिस्ट ऑफ इंडिया। ये डेटा 2021 का अभी है, लेटेस्ट तो अभी नहीं हुआ है। हाँ, तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन दैट इज कॉल्ड लेम, NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दो ऐसी दवा जैसे अमीकासिन एंड बेडाक्विलिनिन, ये एंटी टीबी ड्रग के फॉर्म में यूज़ हो रही है, एंड बेडा एमेस्टीन हाइड्रोक्लोराइड, ये एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, ये दो दवाइयाँ क्या है आपकी, कम इन द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होगा, बैक्टीरिया हो गया, वायरस है, फंगस है, टू स्टॉप इन माइक्रोबियल ड्रग, एंटीबायोटिक, एंटीवायरस, एंटी मलेरिया etc फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट इट। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल यानी माइक्रोबियल के अगेंस्ट जो काम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बना दे। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खुद की सेफ्टी के लिए क्या करता है, रेजिस्टेंस बना लेता है। जब आप कोई दवा लगातार खाते हैं और फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जैसे 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल आप खा रहे थे, फीवर आपका उतर जा रहा था, बट आज की डेट में क्या हो रहा है, जो फीवर आ रहा है वो 500 से ठीक नहीं हो रहा, उसके लिए आपको यू शुड हैव टू टेक 650 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल। इसका मतलब क्या हुआ, 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल के अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या किया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, ओके, सो तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी के अगेंस्ट क्या करना चाहे, उसको आगे ग्रो नहीं करने देना या उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसको वहीं से रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म वी कांट सी विद द नेकेड आई, जिसे हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, है ना। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट कौन बनाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ये उनकी क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है ना। क्या, टू स्टॉप टू माइक्रोबियल ड्रग, जो ड्रग आप ले रहे हैं उसको क्या करें, स्टॉप करें, आगे वर्क ही ना करने दें। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक हो गई आपकी, एंटीवायरस ड्रग हो गई, ठीक है, एंटी मलेरिया ड्रग हो गई, किससे स्टॉप करें, फॉर वर्क फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट इट, उसके अगेंस्ट काम ही ना कर पाए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एंटी माइक्रोबियल। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी बिकम इनइफेक्टिव and thus the infection persists in the body and increase the risk of transmission of to other। ठीक है, जैसे क्या आपका कीमोथेरेपी केस में क्या होता है कि जैसे ही कीमोथेरेपी करते हैं फिर क्या होगा, अगर आफ्टर सम टाइम जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, कीमोथेरेपी नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कैंसर सेल्स बहुत तेज से अदर सेल पे क्या करेगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपके लिए हार्मफुल है। नाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस लीड्स टू हायर मेडिकल कॉस्ट। भाई आपने 200 मिलीग्राम पैरासीटामोल ऑफ सिफेक्सिम दिया, ठीक है, बॉडी ने रेजिस्टेंस बना रखा है, तो उसका कॉस्ट मान लीजिए 10 रुपये या 8 रुपये पर टेबलेट का, नहीं हुआ तो फिर आप यू शुड हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट हाई लेवल ऑफ एंटीबायोटिक, ऑगमेंटिन दिया, ठीक है, 625, कॉस्ट 22-23 रुपये या 24 रुपये में भी 1 टेबलेट का पड़ेगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि अगर बॉडी ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, तो क्या होगा, हायर मेडिकल कॉस्ट, यानी जो ट्रीटमेंट वो और महंगा हो जाएगा। ठीक है,
प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल, लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, और इंक्रीज मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, मृत्यु रेट क्या हो सकती है, यानी पेशेंट के बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बनने से। ओके, नाउ कॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्या कारण है? तो इट ऑकर्स नेचुरली, ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि भाई जब आपको ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक और आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो बॉडी में जा क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस बना लेगा। ठीक है, तो नॉन रजिस्टर्स बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय द बिलियंस, अ फ्यू ऑफ देम विल म्यूटेट। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, म्यूटेशन कॉज होता है, मीन्स उसके जेनेटिक जीन्स में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। सम म्यूटेशन मेक द बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया में जो कुछ म्यूटेशंस होते हैं, यानी जो सडन चेंजेस हो, क्या करता है, उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना लेता है। ठीक है, और बैक्टीरिया क्या करता है, आसानी से सर्वाइव कर जाता है। मिस यूजेस एंड ओवर यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक तो यही है कि हम आप सर्दी जुकाम बुखार होते ही फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल स्टोर जाते हैं और एक मेडिकल स्टोर वाले से दवा मांगेंगे तो वो आपको पैरासीटामॉल देगा, कोई ना कोई एंटीबायोटिक दे देगा, बिना आइडेंटिफाई किए कि ये जो आपको इन्फेक्शन हुआ है सर्दी जुकाम बुखार वायरल से है कि बैक्टीरियल से है। अगर वायरल है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक कैसे काम करेगी, है ना? एंटीबायोटिक सिर्फ आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है, और इस बात को आप सबने कोविड के टाइम में बहुत अच्छे से देख लिया। कोरोना के समय में क्योंकि वो वायरल डिजीज़ है तो लोग एंटीबायोटिक खा रहे थे बट कोई काम नहीं कर रहा था। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि यानी मिस यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक, बॉडी में ज़रूरत नहीं, अगर उस चीज़ को आप लेंगे तो क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस बना लेगा ना। ठीक है, ओके ओके, नॉट टेकिंग कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर डॉक्टर ने टाइफाइड हो गया या चीज़ें ऐसे बुखार जो लंबे समय तक, तो जो आपको डोजेस फॉर्म दिए जाए जितने दिन के लिए, आपको उतने दिन को उस दवा को लेना है। ये नहीं कि 5 दिन में आराम हो गया तो आगे हम मेडिसिन नहीं खाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इनकम्प्लीट अगर आप कोर्स करेंगे तो क्या होगा, तब भी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका नॉट टेकिंग एंटीबायोटिक इन लो डोज देन द प्रेस्क्राइब डोज। अब डॉक्टर ने एक टैबलेट खाने को दिया बट कुछ लोग क्या कर रहा है, खुद का दिमाग लगाना शुरू कर देते कि नहीं भैया बहुत ज़्यादा है, ये इसको खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, पेट में जलन होने लगेगी, है ना, नुकसान करेगी। भाई आप ज़्यादा जानने वाले हो कि डॉक्टर ज़्यादा जान रहा है आपके अकॉर्डिंग? तो इस वजह से भी क्या होता है, जब लो डोजेस लेंगे तभी क्या होगा, एंटीबायोटिक बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, टेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन आर कॉमनली सेल्फ क्योर्ड। ऑब्वियस है आज के समय में गूगल है, यूट्यूब है, लोगों को लगता है कि हाँ उसी से सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे और हम जो मेडिसिन उसमें बताई जा रही है वो हमारे लिए क्या परफेक्ट है ना। बट यहीं पे हम गलती करते हैं, और उन्हीं बताई मेडिसिन का अभी तो करंट टाइम में आपको तुरंत बेनिफिट मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में आप सोच चलेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत है ना, अगर सही डोजेस फॉर्म में नहीं दिया गया या उसकी डायग्नोसिस सही नहीं हुई तो। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ हैं। ओके, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कितने टाइप्स का होता है? फर्स्ट ऑफ मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं, एमडीआर भी बोलते हैं। तो इट इज़ अ एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस शोन बाय स्पीसीज of microorganism at least one antimicrobial drug in 3 or more antimicrobial category, जैसे बीटा लैक्टम है, मैक्रोलाइट्स है, टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है जो क्या कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ग्रुप के अगेंस्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस बना लेता है। उस कंडीशन में डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है आपको, यूरिन कल्चर से आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सी ड्रग के अगेंस्ट आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस बन गया है, फिर उस ड्रग का यूज़ ना करके दूसरी ड्रग दी जाती है ताकि आपका इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके। ओके, नाउ एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो द बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी इफ they are resistant to all antimicrobial agent except in
टू और लेस एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी। जब दो या दो से ज़्यादा कम माइक्रो कैटेगरी में बैक्टीरिया क्या करता है, रेजिस्टेंस बना लेता है, तो उसे क्या बोलता है, एक्सटिवेटरी ड्रग रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट है आपका पैन ड्रग रेजिस्टेंस। ये क्या होता है गाइस? द बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन दिस आर रेजिस्टेंट टू द ऑल एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन ऑल माइक्रोबियल कैटेगरी। ठीक है, पैन ड्रग का मतलब होगा यानी सारी ड्रग के अगेंस्ट जब क्या करता है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बना लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैन ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कोविड-19 क्या था, पैंडेमिक था वर्ल्ड वाइड, यानी जो सब जगह फैले, तो वैसे ही पैन ड्रग है, यानी जब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी ड्रग के अगेंस्ट क्या करे, एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस बना ले, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एंटी पैन ड्रग रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, इम्पोर्टेंट है। कोविड की बात करें तो कोविड आ ही गया है ना। ओके, सो गिव द फार्माकोथेरेपी ऑफ वायरल इन्फेक्शन सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स को फुल फॉर्म है ना गाइस। ओके, वायरल इन्फेक्शन सार्स CoV-2 कोरोना वायरस डिजीज इज अ हाईली कॉन्टेगियस डिजीज। कॉन्टेगियस का मतलब होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से क्या करे, स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेगियस, है ना। तो विच इज कॉज्ड बाय नोवेल कोरोना वायरस, अ न्यू स्ट्रेन दैट हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड प्रीवियसली। पहले ऐसा कोई भी स्ट्रेन आइडेंटिफाई नहीं हो सका था अब तक, है ना, जो कोरोना में आइडेंटिफाई हुआ है। दिस वायरस अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फर्स्ट सबसे ज़्यादा क्या कर रहा था, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, बैडली एंड स्टॉप, और क्या कर रहा था भाई, रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करेगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होगी, एयर फ्लो में होगी। नाउ कोविड-19 इज कॉल्ड SARS-CoV-2, दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, नाउ कम टू द एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज ऑफ द डिजीज, डिजीज का कारण क्या है। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द कोविड-19 इज द SARS-CoV-2 वायरस। ओके, नम नेक्स्ट कम टू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे फैल रहा था ये। तो पहला आपका ड्रॉपलेट्स, दूसरा फिजिकल कांटेक्ट में आने से, कंटामिनेट थिंग्स का यूज़ करने से, ये क्या हो रहा है, यानी किसी पर्सन को अगर कोविड हुआ है तो उसके टच में आने से, ठीक है, या उसके द्वारा किसी चीज़ को लेने से, सारा चीज़ क्या हो रहा था, ये कोविड फैल जा रहा था। ओके, नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस में क्या हो रहा था गाइस, कैसे आइडेंटिफाई, तो एंट्री ऑफ कोरोना, जैसे कोरोना बॉडी में एंट्री क्या करेगा ये आपका मैक्रोफेज एक्टिवेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, वीक हो जाएगी या फेल हो जाएगी। इम्यूनिटी वीक होगी तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस इन द एपिथेलियल सेल, वायरस क्या करेगा, बॉडी में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आएगी। ठीक है, स्वेलिंग स्पेशली कहाँ आएगी, लंग्स में आएगी। तो एक्यूट लंग्स इंजरी, जब लंग्स में स्वेलिंग आएगी तो लंग्स में क्या होगा, इंजरी हो जाएगी। और रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस लेने में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। फिर क्या होगा, लंग्स से शुरू होगा, क्योंकि लंग्स ही क्या है, हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है ना, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, बॉडी में टॉक्सिक फैलना शुरू हो जाएगा, तो जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चांसेस होंगे और एज अ रिजल्ट पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये था आपका पैथोजेनेसिस ऑफ SARS-CoV-19। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिक में कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ कोई पर्सन कोविड है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर चेक करेंगे, ड्राई कफ आ रहा होगा, वीकनेस होगी, सॉर थ्रोट होगा, कंजक्टिवाइटिस, आँखों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, सांस नहीं ले पा रहा और चेस्ट पेन हो रहा। ऑल दीज आर सम कैटेगरी ऑफ कोरोना वायरस, जिससे आप क्या कर सकते, क्लिनिक में आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस जो पर्सन है इसको मे बी कोविड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी क्योंकि हम लोग वही भारत में रहते हैं और यहाँ पे हर घर में तो डॉक्टर हैं लोग, है ना, दवा देने की जरूरत नहीं,
तो सर दर्द हो रहा है तो कोई बताएगा कि झंडू बाम लगा लो, कोई बोलेगा होम्योपैथिक दवा ले लो, कोई बोलेगा पानी को पिया करो, है ना, कोई बोलेगा हींग लगा लो, ये कर लो, मतलब डिफरेंट टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट है जो मेडिसिन के अलावा आपको बताया जाता है, वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, तो कोविड की बात करें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो पहला था आपका ऑक्सीजन थेरेपी। सांस लेने दिक्कत हो रही है, नहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर पा रहे, मीन्स ऑक्सीजन कमी हो रही है, तो उसे प्रोवाइड करा देना। वेंटिलेशन, ठीक है, नहीं उसके लंग्स नहीं काम कर रहे तो आर्टिफिशियल मशीन का यूज करके वेंटिलेट करें। फिर फ्रेश एयर चाहिए था, है ना, ऑक्सीजन रिच एयर चाहिए था। एंड नेक्स्ट है इनकरेजिंग एंड काउंसलिंग। जिस पेशेंट को कोविड हो जा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, नहीं कुछ नहीं हुआ, छोड़ थोड़े दिन की बात है, आप ठीक हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, है ना, इनकरेजिंग करना, काउंसलिंग उसकी करने लगा था, कुछ नहीं हुआ है, देखो ना कितने लोग को हुआ है, सब ठीक हो गए। क्योंकि मेंटली अगर किसी चीज़ को आप मैनेज कर लेते हैं तो आप अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत से लोग डर के मारे उनकी डेथ हो जा रही थी। ठीक है, तो उस कंडीशन में इनकरेज करना और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि नॉन फार्माकोलॉजिकल में दवा को छोड़ के जो अदर ट्रीटमेंट है, और फार्माकोलॉजिकल में विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन की बात करेंगे। मेडिसिन में क्योंकि भाई कोरोना कैसी डिजीज़ थी, वायरल थी, है ना, वायरल डिजीज़ थी, तो उस कंडीशन में क्या देंगे हम, एंटीवायरल ड्रग देंगे, जैसे रेमडेसिविर, रेट्रोनोवेर, नर्मेट्रेलविर, ऑल दीज आर द एंटीवायरल ड्रग। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं, यानी अगर बॉडी में हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाए तो क्या होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और जो वायरस या बैक्टीरिया है वो भी क्या होगा, बॉडी में ख़त्म हो जाएगा। तो बेप्टिलोविमेब, इट इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल इज़ अ प्रोटीन, यानी एक तरह क्या ये प्रोटीन है जो कहाँ पे लेबोरेटरी में बनाई जाती है, दैट कैन रिस्टोर इंक्रीज। तो इस प्रोटीन का काम क्या है, रिस्टोर करना, इंक्रीज करना या मॉडिफाइंग, किसको, मिमिक द इम्यून सिस्टम, बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, तो ये गाइस 4 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट्स, अभी आप इसका प्रिपेयर करिए, है ना, और जल्द ही आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशंस, थैंक यू।